हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है और आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज आपका ये तीसरा टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। आज ये वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन, पहले तो हम इसको समझेंगे। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है बेटा, वो क्या है कि परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की जो अंतरक्रियाएं हैं उसका अध्ययन है। अतः जब हम अपने परिवेश का मतलब अपने चारों तरफ के, अर्थात इर्द गिर्द, है ना, अपने चारों तरफ उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और भौतिक घटक को समझने का प्रयास करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है बेटा कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की जो अंतरक्रियाएं हैं उनका अध्ययन है। और जब हम अपने परिवेश, है ना, में उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको ही पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। अब सामाजिक घटक क्या हो गए आपके, भाषा, मूल्य, संस्कृति। और भौतिक घटक क्या हो गए आपके, वनस्पति, पशु पक्षी, हवा, पानी, है ना। तो सामाजिक घटक क्या है बेटा, भाषा, मूल्य, संस्कृति। और भौतिक घटक क्या है आपके, वनस्पति, पशु पक्षी, हवा और पानी। ये हो गए आपके भौतिक घटक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण शिक्षा, है ना, पर्यावरण शिक्षा क्या है। पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना है। जो पर्यावरण की शिक्षा है उसमें क्या बताया जाता है सबको, उसमें लोगों को बताया जाता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना है, ये इसमें बताया जाता है। अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इनके घटकों, है ना, इनके घटकों, मानव के साथ अंतर संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि पर्यावरण पर प्रभाव आदि की समुचित जानकारी देना। तो जो पर्यावरण शिक्षा है बेटा उसमें लोगों को क्या बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित करना है ना। जैसे कि इसमें क्या बताया जाता है कि पर्यावरण के जो विविध पक्षों, इनके घटकों, मानव के साथ इनके अंतर संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का जो है पर्यावरण पर प्रभाव, इन सब का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उसकी समुचित जानकारी देना। आगे बढ़ेंगे हम। उद्देश्य, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना। पर्यावरण की जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना, है ना, आपको जागरूक बनाना है, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरण चुनौतियों को नियंत्रित करने के आवश्यक कौशलों को प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया बेटा, एक तो ज्ञान प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरण चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक कौशल हैं उनको प्रदान करना, आवश्यक कौशल को प्रदान करना, है ना। जो आज के बच्चे हैं वो आंतरिक खेल और इलेक्ट्रॉनिक खेल जो यंत्र है को खेलने में व्यस्त रहते हैं, जो आज के बच्चे हैं, जिससे क्या होता है कि अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में उन्हें जानने का अवसर नहीं मिलता है। बच्चों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चा जो है वो आंतरिक खेल, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को खेलने में व्यस्त रहता है, जिससे क्या होता है कि उसे अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, उसको जानने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो बच्चों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। तो अगर आप उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर देंगे तो बच्चा जानेगा, है ना, अपनी प्रकृति, अपने परिवेश के बारे में समझेगा, पर्यावरण के बारे में जानेगा। तो इसीलिए क्या है कि उसको पर्यावरण की शिक्षा को जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, चलिए इसको पढ़ते हैं हम अच्छे से।
इसमें क्या है बेटा कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार से परिचित कराना, पर्यावरण का ज्ञान और समझ विकसित करना। जो बच्चा है ना, उसको उसके वास्तविक संसार से क्या करना है, परिचित कराना है, पर्यावरण का ज्ञान और समझ विकसित करना है। जो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं उसमें क्या है कि बच्चे को उनके वास्तविक संसार से परिचित कराना, पर्यावरण का ज्ञान और समझ विकसित करना। अगला क्या है, प्राकृतिक में पारस्परिक निर्भरता और संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास करना। जो प्राकृतिक है उसमें जो पारस्परिक निर्भरता है और जो संबंध है उसका ज्ञान कराना और समाज का विकास करना। तीसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। जो पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उनको समझने में क्या करना, सहायता करना। पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्तियों तथा मूल्य को प्रोत्साहित करना एवं पोषित करना। अगला पॉइंट क्या है, अवलोकन, सृजनात्मक कौशल और सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। जो अवलोकन, सृजनात्मक कौशल और सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें। जो पिछला और जो वर्तमान का पर्यावरण है उसके मध्य में तुलना बच्चे कर सके कि अतीत से अब में पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आया है। मतलब अतीत से और अब तक के पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आया है, इसके बीच में बच्चे, इसके मध्य बच्चे तुलना कर सकें। पर्यावरण मुद्दों के प्रति जो बच्चे हैं उनको जागरूक करना। जो भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उसके प्रति क्या करना है, बच्चे को जागरूक करना है। अगला पॉइंट क्या है, पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व बताना। जो पर्यावरण का संरक्षण है और जो प्रबंधन है उसके लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व बताना। अगला पॉइंट है आपका, प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उनका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं बनाने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न उठाने की क्षमता और उनका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं बनाने की क्षमता का विकास करना। अगला पॉइंट क्या है आपका, परिकल्पनाओं की जांच के तरीके सोच पाने और उन तरीकों को काम में लाने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना। जो परिकल्पना है, परिकल्पनाओं की जो जांच के तरीके हैं उनको सोच पाने और उन तरीकों को काम में लाने के लिए जो आवश्यक क्षमताएं हैं उनका विकास करना। आगे बढ़ेंगे हम। निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले और खोज करने के लिए जो है बच्चों को पर्याप्त अवसर मिले। तो बच्चे में क्या करना है, निष्कर्ष निकालने और चिंतन करने की क्षमता का विकास करेंगे। और क्या करना है कि बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले। जितना बच्चा स्वयं करके सीखेगा, है ना, तो बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर मिले और खोज करने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान मिले। आगे क्या है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परिवेश का अन्वेषण और उनसे जुड़ाव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा कि पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं के प्रति क्या होना चाहिए, बच्चा संवेदनशील बनना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका कि वातावरण में अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करना। क्या, अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करना। आगे बढ़ेंगे हम। अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक पक्षों का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा का केंद्र चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बच्चे को खुद खोज कर पता करने का अवसर मिले। बच्चे को खोज करने के अवसर देने चाहिए। आपकी शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बच्चे में रटने की प्रवृत्ति को कम करें। जो बच्चे को रटने की प्रवृत्ति को क्या करना है, कम करना है। परिभाषाएं, वर्णन आदि को स्थान नहीं दिया गया हो। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी आप बच्चे को रटने के लिए नहीं कहेंगे। तो बच्चे में जो रटने की प्रवृत्ति है उसको क्या करना है, कम करना है। और परिभाषाएं हो गई, वर्णन आदि को स्थान नहीं देना है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं जिससे वे अपने विचार प्रकट करें। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। उत्सुकता को उनकी बढ़ाना चाहिए। बच्चे को करके सीखने के अवसर देने चाहिए। बच्चा प्रश्न पूछे और एक्सपेरिमेंट
करे बच्चा, है ना। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके, है ना। बच्चे को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो बच्चे को जो लैंगिक भेदभाव है उसके प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है ना। और क्या है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच के जो संबंध है उनका पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस शिक्षक की विशेषताएं। अब जो ईवीएस का टीचर है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। अभी तक हमने पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पढ़े, है ना। अब जो पर्यावरण पढ़ा रहा है, जो ईवीएस का टीचर है, उसकी भी तो कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ना। तो ईवीएस शिक्षक की विशेषताएं, शिक्षक को बच्चे की भाषा, संस्कृति और सभी चीजों को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, जो बच्चे की भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी सभी चीजों को महत्व दे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की भाषा का वो सम्मान ना करे, है ना, बच्चे की संस्कृति का सम्मान ना करे, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए, है ना। आगे क्या है, शिक्षक को क्लास में जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, है ना। जेंडर बायस कभी भी नहीं करना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बच्चे को कभी भी आप जेंडर बायस मतलब क्लास में आप ये नहीं करेंगे कि ये लड़की है तो ये काम करेगी, ये लड़का है तो ये काम करेगा। इस तरीके का हमें क्लास में कभी भी भेदभाव नहीं करना है ना। आगे क्या है कि शिक्षक को समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। जो टीचर है उसको समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षक को जो है लोकतांत्रिक क्लास का माहौल बनाए रखना चाहिए। जो क्लास है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए। सारे पॉजिटिव पॉइंट है आपके। जो टीचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके दे, बच्चे की भाषा का, बच्चे की संस्कृति का, बच्चे की सभी चीजों का सम्मान करे, क्लास में जेंडर बायस नहीं करे, बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करे। और जो शिक्षक है उसको क्लास का माहौल कैसा बनाना चाहिए, लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, है ना। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए और बच्चे की योग्यता और स्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छा करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। एक अच्छा टीचर कैसा होता है, जो बच्चे की योग्यता, बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छे करिकुलम का निर्माण करे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अभी तक हमने ईवीएस के टीचर की जो विशेषताएं होती हैं वो समझे। अब ईवीएस का क्लासरूम जो है वो कैसा होना चाहिए, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो जो क्लास है उसका माहौल कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। बच्चों को आपस में डिबेट्स करने के मौके मिलने चाहिए। बच्चा जितनी ज्यादा डिबेट्स कर सके क्लास में, है ना। तो क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चे को डिबेट करने के मौके मिलने चाहिए। पिक्चर रीडिंग कर सके बच्चा, बच्चे को पिक्चर रीडिंग करने के मौके मिलने चाहिए, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, बच्चा पिक्चर रीडिंग कर सके, है ना। आगे क्या है कि बच्चे अपने अनुभव से सीख सके। बच्चा अपने अनुभव से ज्यादा सीखता है, तो क्या करें कि बच्चा, क्लास कैसी होनी चाहिए कि वहां बच्चा अपने खुद के अनुभव से सीखे, है ना। बच्चा स्टोरी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए, ऐसी क्लास होनी चाहिए जहां पर बच्चे को स्टोरी के माध्यम से सिखाया जाए। बच्चा क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, है ना, बच्चा क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्लास का माहौल होना चाहिए कि बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ सके, है ना। आगे क्या है कि बच्चे पीयर लर्निंग कर सके, है ना, बच्चे पीयर लर्निंग कर सके। तो ईवीएस की क्लास का माहौल कैसा होता है बेटा, ईवीएस की क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए कि क्लास का माहौल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, बच्चे को डिबेट करने के मौके मिलने चाहिए, है ना। बच्चा अपने अनुभव से बहुत अच्छे से सीखता है, बच्चों को स्टोरी के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। और बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा वो क्वेश्चन पूछेगा उतना ही अच्छा वो मतलब सीख रहा है, उतनी अच्छी उसका लर्निंग हो रही है और बच्चे पेयर लर्निंग कर सके, है ना। तो ये क्या है, ईवीएस के क्लासरूम कैसा होना चाहिए उसकी विशेषताएं हैं। तो यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।